अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, कई सालों के बाद बहरहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक पॉजिटिव तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च तो हुआ, लेकिन उसकी जो लॉन्च है उसको दोबारा से वापस ले लिया गया और अब कहा जा रहा है कि चंद हफ्तों या शायद चंद महीनों बाद ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो दोबारा से लॉन्च कर दिया जाए। ट्रेडिंग सिस्टम की लॉन्च से मुतालिक काफ़ी सारी क़यास-आराइयाँ हैं मार्केट में। लोगों का कहना है कि क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम में प्री ट्रेड के फ़ीचर्स मौजूद नहीं है, बहुत सारे कवानीन हैं जो एक्चुअली किताब में लिखे हुए रह गए हैं, बट नए ट्रेडिंग सिस्टम में या उससे रिलेटेड जो फ्रंट एंड है और जो रिलेटेड कंपनी है जिसने ये फ्रंट एंड बनाया है नए ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, वो उन चीज़ों को एडिक्वेटली एकोमोडेट नहीं करती कि जो कि कानून में आज भी मौजूद हैं। सो खैर, इस बहस को साइड में रखते हुए जो पॉजिटिव चीज़ हो गई है उसकी बातचीत करते हैं, एंड दैट इज़ द एडवेंट ऑफ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी अरसे से बात हो रही थी, इसमें काफ़ी सारी अपोजिशन भी थी। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अब जो है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जो है उसका कानून भी पास हो गया है एंड CDC हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। ये आइडिया क्या है, इसके मार्केट पे असरात क्या होंगे, रिस्क मैनेजमेंट इससे कितनी बेहतर होगी, एक आम सरमायाकार का जो मफाद है उसका कितना तहफ़्फ़ुज़ होगा, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे CDC के सरबराह के साथ जो कि बदियुद्दीन अकबर हैं। बदी, वेलकम टू द शो। ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर से मुतालिक हमारे साथ शेयर करेंगे। First of all, thank you very much, Ani, for inviting us, giving the brief about the new concept in Pakistan for the professional clearing member. And we are proud the CDC is the project manager for such project in the capital market, which is another development through the CDC in the capital market. नाज़रीन, इंटरनेशनली जो क्लियरिंग है वो थर्ड पार्टी के ज़रिए सिक्योर तस्वर की जाती है। जितनी भी कवानीन साजी रीजन में या बैनुल-अक़वामी सतह पर हुई है, उसमें देखा गया है कि जो एक आम सरमायाकार है उसकी जो ट्रेड है वो तो स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस से क्लियरिंग का फंक्शन पहले सेपरेट किया गया, नाउ वी हैव अ क्लियरिंग हाउस एंड वन स्टेप फर्दर now there is an idea of third party clearing of the trades. So इसके अंदर जो है वो एक क्लाइंट जो है और जो ब्रोकर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग कर सकता है, जो सेटलमेंट का रिस्क है वो उसके ज़िम्मे नहीं होता, उस छोटे ब्रोकर को प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के पास जाना होगा ताकि उसके ट्रेड सेटल हो सकें। दिस इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। सो बदी से हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस आइडिया, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, और ये जो थर्ड पार्टी क्लियरिंग है ये इसका आइडिया पाकिस्तान में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है? जी, जब उससे पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज़, तो मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ भी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होती है वहाँ पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो ट्रेडिशनली तौर पे तो जो ब्रोकर ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है वही ब्रोकर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और फंक्शनलिटी दुनिया भर में बड़ी फेमस है एंड विच बी ट्रीटेड एज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द कैपिटल मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंजेस कि वेयर बाय एक थर्ड पार्टी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसका मतलब ये होता है कि आप एज ए ब्रोकर यू कैन ओनली एग्जीक्यूट द ट्रेड इन द कैपिटल मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ऑन योर बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फंक्शन है फॉर द क्लियरिंग सेटलमेंट, उसकी तरह कंप्लायंसेज, सारी रिस्क मैनेजमेंट, दैट हैज़ टू बी आउटसोर्स टू एनी थर्ड पार्टी। इसके अंदर जो एक इशू आता है दुनिया भर में के अंदर कि ये थर्ड पार्टी वाला काम किसको दिया जाए, किसी ब्रोकर को दिया जाए या किसी थर्ड पार्टी एंटिटी को दिया जाए। तो होता ये है कि एक थर्ड पार्टी क्रिएट की जाती है जिसके पास ट्रेडिंग का लाइसेंस नहीं होता और वो ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रोकर। उनके तमाम क्लाइंट्स का सारा स्टेक इन थर्ड पार्टी क्लियरिंग मेंबर, जो कि हमें इसको प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कहते हैं। तो दुनिया भर में होता ये है कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर भी है, जनरल क्लियरिंग मेंबर भी है, इसको किसी भी नाम से ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रोकर की ट्रेड करने के बाद उनकी सेटलमेंट और क्लियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अंडरटेक करे।
इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी इसे न्यू ब्रोकर रिजीम के तौर पे इसको लेके आया गया। एंड वी ऑलवेज थैंक्स एंड अप्रिशिएट SCCP कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया और पूरी रूल मेकिंग इसके अंदर बहुत डिटेल में की गई कि किस तरीके से क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिजीम के बाद ब्रोकर की होगी और इस थर्ड पार्टी क्लियरिंग मेंबर जो कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के नाम से पाकिस्तान में एज ए रेगुलेटरी रिजीम में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि आप को पता है कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जब भी आपके पास ब्रोकर का लाइसेंस या ट्रैक होल्डर का लाइसेंस आया तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यू आर एलिजिबल टू बिकम the claim member of the NCCPL and the custodian participant of the central depository, whereby you can hold the asset, broker hold the asset on behalf of their client in their personal in their sub account, और उसके बाद उनकी ट्रेडिंग करने के बाद उन क्लाइंट की सेटलमेंट भी करे इन टर्म्स ऑफ कैश भी और उनकी सिक्योरिटीज़ भी। इस रिजीम के आने के बाद अब होगा ये कि क्लेम मेंबर जो ट्रेडिंग ओनली मेंबर्स हैं दे वर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द ट्रेड एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद T+2 का जो सेटलमेंट साइकिल है इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी क्लियरिंग यानी कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो T से लेके T+2 का जो पूरा दौरानिया है 2 दिन का जो दौरानिया है इसके अंदर जो पूरी रिस्क मैनेजमेंट है उसकी सारी कंप्लायंसेस हैं, उसकी AML की रिक्वायरमेंट है दैट हैज़ टू बी डन थ्रू द प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ SCCP का एक और स्टेप है कि आप अगर सिर्फ मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, आपके अपनी रिसोर्सेज क्लियरिंग सेटलमेंट को पूरा करने के लिए नहीं है तो आप ट्रेडिंग पे आएँ, अपनी आउटरीच पे काम करें, अपना ब्रांचेस का नेटवर्क बढ़ाएं और तमाम झंझटें जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कंप्लायंस फॉर्चुनेटली आपको पता होगा सानी कि आप तो खुद इस फील्ड में रह चुके हैं कि पाकिस्तान में जितना ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड सेक्टर स्टॉक मार्केट का है जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंप्लायंसेज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर इम्पोज और टू बी डन बाय द ब्रोकर हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। नाउ द ब्रोकर विल बी इन अ ग्रेट ईज़ कि वो सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करें, एडवाइजरी पे फोकस करें, पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट पे काम करें और उनके क्लाइंट की सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज़ और कैश थ्रू प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर की जाएगी। देखिए बदी ने एक चीज़ पॉइंट आउट की कि जो छोटे ब्रोकर्स हैं वो अब ट्रेड कर सकेंगे, क्लाइंट के जो एसेट हैं, क्लाइंट की जो कस्टडी है वो उनके पास नहीं होगी और जो उनका बिज़नेस है वो भी CDC सेटल किया करेगा एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। जो दुनिया में कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड है एग्जैक्टली वही चीज़ को हमारे इम्प्लीमेंट किया गया है, बट काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस के साथ किया गया। दिस इज़ आवर व्यू। बिकॉज इनिशियली जब ये बातें हो रही थी तो ऐसा नज़र आता था कि 20 से 25 मेंबर्स जो हैं वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स बन सकेंगे एंड वी नो कि 300 से ज़्यादा एक्टिव ब्रोकर्स आज के दिन मार्केट में मौजूद हैं। बट व्हेन वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, आज 33 ब्रोकर्स ऐसे हैं कि जो ट्रेडिंग ओनली मेंबर्स हैं, बाकी सब जो हैं वो ऊपर वाली कैटेगरीज़ में है। सो बदी से ज़रा समझते हैं पहले कि व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज, यानी ट्रेडिंग ओनली, PCM एंड सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ये क्या हैं, इनकी मोडालिटीज़ क्या हैं, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो पूरी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर की रिजीम आई है इसके पीछे पूरा एक रेगुलेटरी काम हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या पाकिस्तान कैपिटल मार्केट इज़ एट पार विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस वेयर बाय आपके तीनों जो फंक्शंस है ट्रेडिंग, क्लियरिंग सेटलमेंट एंड कस्टडी साइड, दीज सिस्टम्स आर टाइटली इंटीग्रेटेड बोथ इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके लिए पूरी एक रूल मेकिंग की गई और ब्रोकर रिजीम मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई है। ब्रोकर रिजीम का मतलब ये है कि ब्रोकर, जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा कि रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रोकर पाकिस्तान में डे 1 से जिसके पास ये ब्रोकर का या ट्रैक होल्डर का लाइसेंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए भी एलिजिबल था और कस्टडी के लिए भी एलिजिबल था। ब्रोकर रिजीम से अब कैटेगराइजेशन कर दी गई है, 3 कैटेगरीज से ब्रोकर को डिवाइड किया गया है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी अपनी फाइनेंशियल वर्थ के हिसाब से। फाइनेंशियल वर्थ से मतलब ये है कि जिसका कैपिटल ज़्यादा है दोज फॉल अंडर द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ अ ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर, सेकेंड कैटेगरी इज़ अ ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, थर्ड कैटेगरी इज़ अ ट्रेडिंग ओनली मेंबर। ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर का मतलब ये है कि वो ब्रोकर हजरात या वो ट्रैक होल्डर हजरात जो अपनी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अपनी क्लाइंट की ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट भी कर सकते हैं और उनके पास किसी दूसरे ब्रोकर के क्लाइंट और उनकी ट्रेडिंग और सेटलमेंट भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग का मतलब ये है कि वो ब्रोकर हजरात या ट्रैक होल्डर हजरात जो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने क्लाइंट की ट्रेडिंग और सेटलमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी इज अ ट्रेडिंग ओनली ब्रोकर, दोज आर ओनली अलाउड टू प्रोवाइड टू एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। बाकी उनका जो काम है वो अपना चाहे तो पीसीएम को दे दें यानी कि प्रोफेशनल क्लियर मेंबर को दे दें, या फर्स्ट कैटेगरी का जो ब्रोकर है उसको भी ये काम दे सकते हैं। दोनों उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन हम समझते हैं कि बेहतर ऑप्शन ये है कि वो थर्ड पार्टी को दे ताकि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो डाउट है वो एलिमिनेट हो जाए। क्योंकि एक और बात इसमें अहम ये है प्रोफेशनल क्लियर मेंबर के अंदर कि आप प्रोफेशनल क्लियर मेंबर के पास ट्रेडिंग के राइट नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इट मीन्स कि ब्रोकर जो अपने क्लाइंट की सर्विसेज को आउटसोर्स करेंगे पीसीएम के पास, इसका कोई डाउट नहीं है कि उनके क्लाइंट उनकी ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे यूज़ किए जा सकें। As in what we have seen until now is this कि this is a great concept, और इसमें सबसे अच्छी सबसे ज़्यादा नुमाया रहनुमाई जो है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की रही है, जिसने काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए सीडीसी पे ट्रस्ट किया और सीडीसी को इस इनिशिएटिव के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया। बदी बताएंगे कि कौन कौन सी और दूसरी एंटिटीज़ हैं जो इसमें एज अ स्टेक होल्डर आपके साथ हैं इस नए इनिशिएटिव में? इसके जो शेयर होल्डर्स हैं इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सीडीसी इसका एक शेयर होल्डर है 15% एंड देन 15% शेयर होल्डर इज एनसीसीपीएल एंड 15% शेयर होल्डर इज द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरे शेयर होल्डर्स में इसके अंदर पाक कोयत है, इसके अलावा एनआरएसपी से भी हमने बात की है, एनआरएसपी भी इसका शेयर होल्डर है। इसके अलावा दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी बातचीत जारी है और वेरी सून वी डू होप कि अदर डीएफआईज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एट द टाइम जब ये प्रोजेक्ट चल रहा होगा, अप एंड रनिंग हो रहा होगा और कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा होगा, वी डू होप कि और लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन राइट नाउ देयर आर 5 शेयर होल्डर्स, सीडीसी, एनसीसीपीएल स्टॉक एक्सचेंज, पाक कोयत इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड एनआरएसपी। आज तो खैर से बाज़ार में नेकियाँ हुई हुई हैं, 8-10 अरब का ही काम होता है, बट दे आर डेज के जब 40-45 बिलियन का यूजुअली काम हुआ करता है। सो अगर वो वाले दिन दोबारा से आ गए और बाज़ार नॉर्मली चलने लगी और कभी कभार ऐसा भी शायद कुदरत कर दे कि एक आम शख्स भी जो है वो बाज़ार में आ जाए, तो फिर फ्रेंकली फाइनेंशियल हेल्थ विल बी अ रियल प्रॉब्लम। और जो बुनियादी बात है वो ये है कि बैंक्स गॉट टू बी देयर। सो बदी से पूछते हैं कि बैंक की क्यों नहीं है शेयर होल्डिंग इस नए कॉन्सेप्ट में, इस नए आइडिया में? एक्चुअली मेरे ख्याल से तो बैंक्स को ही होना चाहिए था। देखिए इसके अंदर जो बैंक्स का किरदार तो इसके अंदर बहुत ऑब्वियस सा है और हम समझते हैं कि दुनिया भर के अंदर भी जो जनरल क्लियर मेंबर या जो प्रोफेशनल क्लियर मेंबर लोग काम करते हैं उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा मैंडेट उसमें शामिल है। क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा कैपिटल मार्केट के लिए ये होता है कि अभी बैंक्स डायरेक्ट कैपिटल मार्केट की इस तरह की इन्वेस्टमेंट में नहीं आए हैं, लेकिन वी आर श्योर कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और ये सिस्टम मैच्योर होगा इसमें बैंक्स का बड़ा कुलियती किरदार होगा और हम वी ऑलवेज़ वेलकम और इनकरेज करते हैं कि बैंक्स का पार्ट बने। क्योंकि आपको पता है कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के अंदर वन ऑफ द मेजर पार्ट इज़ द बैंकिंग सेटलमेंट, जो कैश सेटलमेंट है। तो बैंक्स के इस बोर्ड पे आने से या इसके साथ आने से डेफिनेटली इस कंपनी को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। उनकी अपनी जो पर्टिकुलर जो नॉलेज है विद रेफरेंस टू द कैश सेटलमेंट वो इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। नाज़रीन, 33 के करीब ब्रोकर्स हैं जो कि एलिजिबल टू अप्लाई हैं फॉर द सर्विसेज ऑफ द क्लियरिंग एंड एक्वायर दी सर्विसेज फ्रॉम सीडीसी। सो बदी मैं चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं कि अभी तक कितने ट्रेडिंग ओनली मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है, एंड हाउ अबाउट द सेल्फ क्लियरिंग एंड द अदर मेंबर्स, कैन दे आल्सो सब्सक्राइब दीज सर्विसेज? अभी जो एज़ पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटल 34 ब्रोकर्स हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें से अराउंड 24 ब्रोकर्स ने ऑलरेडी दे हैव साइन एग्रीमेंट विद अस और 10 ब्रोकर के साथ हमारी अभी बातचीत हो रही है और वेरी सून दे आर ऑल्सो गोइंग टू जॉइन सीडीसी टू ई-क्लियर सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, इसमें एक जो और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग ओनली मेंबर्स ही इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इसको अगर अपर कैटेगरी के जो दोनों ब्रोकर्स हैं जो ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग हैं या इवन फर्स्ट टॉप कैटेगरी के ब्रोकर जो कि ऑलरेडी टॉप कैटेगरी में है वो भी चाहें तो अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर सकते हैं टू सीडीसी।
इसके अंदर ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर जो ब्रोकर्स हैं वो अपना प्रोप्राइटरी का काम खुद एग्जीक्यूट करते रहें और अपने क्लाइंट का काम जो है वो सीडी से जो ई क्लियर को आउटसोर्स कर दें। इसका मतलब ये है कि उनके पास अपनी प्रॉप बुक्स यानी अपना जो प्रोप्राइटरी काम है वो उसकी ट्रेडिंग क्लियरिंग सेटलमेंट वो खुद करें और उनके पास जितना क्लाइंटेल है वो क्लाइंटेल अपना आउटसोर्स कर दें प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर को, ताकि उनकी अपनी वो बिजनेस की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर वो समझते हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ी डिमांड रही है आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट के अंदर रेगुलेटरी रिजीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी कंप्लाइंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रूबस्ट हैं, जिसकी वजह से ब्रोकर्स को एक ये उन पे कम्बरसम ये एतराज़ उनका रहता है कि हर वक्त उनके पास ऑडिट का प्रेशर है, कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और आपको पता है कि एटएफ के बाद एएमएल और केवाईसी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उन्होंने 100% इंश्योर करनी होती है। अगर जिन हजरात के पास ब्रोकर हजरात के पास कैपेसिटी नहीं है और वो इतना ज़्यादा कंप्लायंस और रेगुलेटरी बर्डन को मैनेज नहीं कर सकते तो उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन, बड़ा विन विन सिचुएशन है उनके लिए कि वो अपना ब्रोकर का लाइसेंस भी कंटिन्यू करें और अपनी ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट की सर्विसेज को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स करने के बाद जो वन ऑफ द मेजर बेनिफिट है कि उनके अपने ऑडिट्स उनके पास से ख़त्म हो जाएंगे, तमाम जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है सीडीसी, एनसीपीएल, स्टॉक चेंज और इवन कुछ एसईसीपी की रेगुलेशन जो डायरेक्टली उन पे लगती हैं वो भी उन पे नहीं होंगी। इसके साथ साथ एएमएल केवाईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर की होगी, तो उससे रिलेटेड भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी वो उससे डू अवे उनके पास से हो जाएगा और ये काम प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कर रहा होगा। और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आज पाकिस्तान में हम सबको पता है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कैपिटल मार्केट का द नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स। आज 2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर वो इन्वेस्टर की तादाद बढ़ नहीं पा रही। इसके अंदर इशू ये आता है कि आउटरीच पे काम नहीं हो रहा। जब ब्रोकर्स इस तमाम झंझटों से आज़ाद हो जाएंगे, तमाम कंप्लायंसेस से, उसके ऑडिट से, मल्टीपल ऑडिट से, उसके बाद दे हैव ज़बरदस्त रूम होगा कि वो अपना ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाएं, अपनी आउटरीच को बढ़ाएं, क्लाइंट की ऑन बोर्डिंग पे, उसकी मार्केटिंग पे काम करें। तो ब्रोकर की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है और उनके बिजनेस की इन्हेंसमेंट के ऊपर ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर हम समझते हैं कि बड़ा बेनिफिट देगा तमाम कैपिटल मार्केट को। देखिए डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद एक बात बहुत ही शदमा से कही गई थी कि अगर नई ब्रोकर क्लास आ जाए, नए ब्रोकर्स आ जाएं पीएसएक्स में, तो उसकी वजह से नए सरमाएकारों को कैपिटल मार्केट में लाने में मदद मिलेगी। पीसीएम जो है इनफैक्ट एक रास्ता खोलता है, रास्ता देता है नए प्रोफेशनल्स को कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये अगर उनके पास हैं तो दे कैन बिकम द ट्रेडिंग ओनली मेंबर और क्लियरिंग और रिस्क मैनेजमेंट और सेटलमेंट, जिसकी वजह से काफ़ी सारा, जो कि एक्चुअली काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव काम है जिसके अंदर आपको रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो इफ़ यू बिकम अ ट्रेडिंग ओनली मेंबर एंड यू स्टार्ट डूइंग ब्रोकिंग फॉर द कस्टमर्स, और आपने आईएफएमपी ज़रा एक्टिवली आजकल काम कर रहा है, तो अगर आपने एडवाइज़री का लाइसेंस लिया हुआ है और लोगों को आप सही एडवाइसेस देते हैं, अनलाइक दी करंट रैम्पेंट प्रैक्टिस जो कि सजेस्ट करती है कि काफ़ी सारी कॉल्स जो है ना उसमें लोगों को मसाइल होते हैं। सो न्यू एंट्रेंस, न्यू प्रोफेशनल्स just having 15 million can come forward, become trading only brokers and outsource all the clearing and settlement job to the CDC। मैं चाहूँगा बदी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखें इसके ऊपर जब हमने एससीसीपी का एक विज़न ये था कि जब ये डिजिटाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है, जिसके अंदर तमाम वो न्यू मिलेनियल्स जो स्टॉक मार्केट में आके काम करना चाहते हैं, जब वो ये बहुत प्लेथोरा ऑफ रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस को देखते हैं, थोड़ा सा शाय होते हैं। हम ये समझते हैं और हम ये बिलीव करते हैं कि जब प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर अपनी मेच्योरिटी पे पहुंचेगा तो न्यू कमर्स के लिए एक वे आउट खुलेगा। जैसे दुनिया भर में होता है कि लोग ब्रोकर का लाइसेंस लेते हैं, पोर्टफोलियो एडवाइजरी करते हैं, तो यंगस्टर्स हैं, वी डू इनकरेज कि वो आएँ, ट्रैक होल्डर्स का लाइसेंस लें और अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करें फॉर द क्लाइंट एडवाइजरी। उसके बाद का सारा काम वो आउटसोर्स कर दें, तो उनको हम ये समझते हैं कि अंदर न्यू ट्रैक होल्डर्स का यकीनी तौर पे इसकी कामयाबी के साथ इसमें इजाफा होगा। आम सरमाएकार को इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आम सरमाएकार का एक जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, अनडाउटेडली कैपिटल मार्केट में जितने इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर हजरात ने हिस्टोरिकली काफ़ी काम किया और मार्केट का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, लेकिन साथ साथ ये भी एक डाउट रहता है कि यार मेरे कैश और सिक्योरिटीज़ किसी ब्रोकर के पास हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास हैं, तो उनको ये लगता है कि उनकी एक जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, जो ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो, जब वहाँ पे उसके बोथ एसेट और कैश एक सिक्योर हैंड में होंगे तो उसको अपना
उसका मार्केट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा आएंगे, तो सरमाएकार को भी बेनिफिट होगा और ब्रोकर हजरात को भी बेनिफिट होगा कि उनका क्लाइंटेल का वॉल्यूम और काफ़ी बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के लिए ज़्यादा खुलेंगी इसके अंदर। देखिए, क्लाइंट के जो एसेट हैं और जो कस्टडी है, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा इशू रहा है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे साल कोई ना कोई कस्टडी रिलेटेड इशू आता है। हमने देखा कि 1-2 बिलियन की जो कस्टडी है वो ब्रोकर्स लेके अनसेरेमोनियसली खुदा हाफिज़ कह के चले गए और हमने देखा कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। बट व्हेन वी लुक एट द फॉरेनर्स, मुझे आज तक कोई एक फ़ॉरेनर ऐसा नहीं दिखा कि जिसने हमसे शिकायत की हो, जिसने इंटरनेशनली कोई ह्यू एंड क्राई मचाया हो कि उसकी कस्टडी में कोई 2 नंबरी हो गई है। हाउ कम दैट हैपन्स? और अब इस वाले नए कॉन्सेप्ट के बाद व्हाट विल हैपन कि पाकिस्तान में जो कस्टडी के इश्यूज़ हैं जो कि आप क्लेम करते हैं कि एड्रेस हो जाएंगे, वो कैसे होगा? पी ने जो सर्विसेज स्टार्ट की हुई हैं इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज की, उसका देखिए जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो है इंटरनेशनली भी जो है कस्टोडियन बैंक का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे ब्रोकर देयर नंबर ऑफ लार्ज साइज ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। उनके जितने बड़े क्लाइंट हैं उनकी कस्टडी जो कोई कस्टोडियन बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा जितने फॉरेनर्स का काम होता है थ्रू द कस्टोडियन बैंक होता है, जो आज हमारे पास 3 से 4 कस्टोडियन फॉरेन कस्टोडियन बैंक है, जिसमें सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्ट और डॉइचे बैंक है। आपने देखा होगा जितने फॉरेनर्स हैं वो अपनी ट्रेडिंग किसी ब्रोकर से एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसके बाद उनकी कस्टडी सेटलमेंट सारी इन कस्टोडियन बैंक के ज़रिए होती है। जब ये और मैं समझता हूँ कि देखें ये काम ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऑलरेडी फॉरेनर्स के लिए काम हो रहा है कि ब्रोकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़ा स्मार्ट तरीके से उनकी ट्रेडिंग हो रही है, सिक्योर तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग होने के बाद वो कॉन्फिडेंटली जो फॉरेनर्स हैं अपनी सेटलमेंट कस्टडी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो ये चाहते हैं कि उनके कैश और सिक्योरिटीज़ ब्रोकर के पास ना हो, वो चाहते हैं थर्ड पार्टी के पास हो। जैसे इससे थोड़ी सी हटकी बात है कि CDC ने जो सर्विसेज स्टार्ट की हुई हैं इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज की, उसका रीज़न भी ये है कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली CDC के पास रखें और ट्रेडिंग ब्रोकर से करवाएं। लेकिन PCM के अंदर फ़र्क ये है कि आपकी सिक्योरिटीज़ भी थर्ड पार्टी के पास है और आपका कैश भी थर्ड पार्टी के पास है, तो आप सिक्योर तरीके से अपनी सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं और ब्रोकर की आप एक्सपर्टीज से उसकी एडवाइजरी और उसकी रिसर्च के हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए नाज़रीन, बदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही एंड दैट इज़ कि 2 इन्वेस्टर सर्विसेज आर अवेलेबल। कस्टडी जो है आपके पास आज भी चॉइस है कि आप ब्रोकर के पास ना रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्लाइंट जो है वो अपनी कस्टडी ब्रोकर्स के पास रखता है और फिर बाद में रोता भी है। नाउ लॉ विल मेक श्योर कि अब ये चीज़ें थर्ड पार्टी के पास हों। जो ट्रेडिंग ओनली मेंबर है उसके पास आप कस्टडी लीगली रख ही नहीं सकेंगे। दिस इज़ समथिंग सुपर गुड फॉर द मार्केट। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बदी से ये जानते हैं कि दिस इज़ सुपर। क्लाइंट की कस्टडी जो है वो अब इतना बड़ा इशू नहीं रहेगी, इनफैक्ट बिल्कुल भी इशू नहीं रहेगी। क्लाइंट का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी सुपर हो जाएगा, उसका जो मफाद है वो प्रोटेक्ट होगा। बट आई वांट टू नो, आई वंडर हाउ कम दिस हैज़ टेकन ईयर्स। सो फ़ारूक को भी आए हुए 3 साल तो होने को हैं, 4-6 महीने बचे उनके। बट वाई डिड इट टुक सो लॉन्ग बदी? देखिए मेरे हिसाब से ऐसे ताख़ीर तो नहीं है। देखिए आपको पता होगा सानी, आपने ख़ुद भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम लगाया है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जब मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारी रेगुलेटरी इंटीग्रेशन भी है और हमारी टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन भी है। अब बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि जब किसी को अपनी सेटलमेंट किसी थर्ड पार्टी से करवानी है तो इसके ऊपर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द SECP की लॉ मेकिंग से लेके उसकी रेगुलेशंस की चेंजेस के साथ साथ तमाम इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन CDC, PSX एंड NCCPL की रेगुलेशन अपसाइड डाउन चेंज की गई, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज की गई। और इसके साथ साथ देखें इसके सिस्टम की भी एक अपनी इंटेग्रिटी होती है, सिस्टम का ट्राइड एंड टेस्टेड होना। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जितने अब तक सिस्टम्स आए अब तक कैपिटल मार्केट में स्पेशली, जिसमें जिस EDS इटसेल्फ
उसके बाद पे कैट्स आया, उसके बाद फिर ये नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम आया। ये पहले एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद मार्केट में लाए गए और उसकी तमाम एंड टू एंड टेस्टिंग, तमाम उसकी जो भी उसके लवाजमात हैं उसको पूरी तरीके से A to Z उसको चेक किया गया, उसको रेगुलेशन से मैप किया गया, उसके बाद उसके रिस्क मैनेजमेंट को उसके साथ मैप किया गया। उसके साथ क्या होता है कि ब्रोकर का जब सेटलमेंट का काम थर्ड पार्टी के पास आ रहा है तो उसका बैक ऑफिस को भी पूरा इंटीग्रेट किया गया। तो तमाम ब्रोकर्स की बैक ऑफिस की इंटीग्रेशन, उसको ट्रेडिंग सिस्टम के साथ लिंकेज और फिर उनके क्लाइंट की सारी ऑनबोर्डिंग और उसका काम को ट्रांसफ़र करना, तो ये सारा वो लॉजिकल जो डिले है जो कि किसी भी अच्छे सिस्टम को आने के लिए उसकी प्री रिक्विजिट के ऊपर जामे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उस पर काम किया जाए ताकि सिस्टम के अंदर उसकी अपने कोई इशू ना हो। हाँ, इसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको लोगों की मार्केटिंग और लोगों को इसको काम समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वी आर श्योर कि जो हम सिस्टम लेके आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ CDC, NCP और स्टॉक एक्सचेंज, ये सिस्टम इंशाल्लाह ताला रूबस्ट सिस्टम है। इसके अंदर हम समझते हैं कि कोई ऐसा गैप नहीं होगा और हो सकता है कोई इसके अंदर टीथिंग प्रॉब्लम आए या इसके अंदर इसकी मैच्योरिटी में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन सो फार सो गुड। इसका की रेगुलेशन इंटीग्रेटेड बना दी गई हैं, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग सिस्टम के साथ भी जो लिंकेजेस थे उसको रिवाइज किया गया, सेटलमेंट सिस्टम के साथ जो उसकी कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन थी उसको भी हमने टेक्निकली काफ़ी एंड टू एंड प्रोसेस के ज़रिए उसको हमने चेक एंड टेस्टेड करने के बाद मार्केट में लॉन्च किया। नाज़रीन, बदी ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट की एंड दैट वाज कि CDC और NCCPL ने जितने भी सिस्टम लॉन्च किए हैं उनको ड्यूली टेस्ट करने के बाद लाइव किया है। मैं कह सकता हूँ कि डिपॉजिटरी का सिस्टम जब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त बहुत रॉयटर से लेके काफ़ी सारे इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज ने लिखा था कि UK में भी जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो 8 दफ़ा फेल होने के बाद लॉन्च हुआ था, बट हेड्स ऑफ टू देम दैट दे लॉन्च्ड अ सिस्टम इन द फर्स्ट गो। और अभी भी PCR का भी जो निज़ाम है, ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का जो निज़ाम है, ये निज़ाम भी जो है ड्यूली टेस्ट होने के बाद आ रहा है। एंड ही ट्राइड सेइंग कि बाकी जगहों पर ऐसा नहीं हो पाता। बट गोइंग फॉरवर्ड बदी से हम जानना चाहेंगे कि DSS NSS की मौजूदगी में वी नो के फॉर रीजंस वो इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। सो हाउ कम दे आर होपफुल कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का जो आइडिया है ये कामयाब हो जाएगा? यकीनी तौर पे DSS आया, जिसे हम डायरेक्ट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, उसको पजीराई तो जो डेफिनेटली मिली। अब उससे हमने कहा था कि उस सब ब्रोकर की कैटेगराइजेशन नहीं थी, लोग उस पर ज़्यादा कन्विंस नहीं थे कि थर्ड पार्टी की क्लियरिंग पे काम कैसे जाएगा, और ब्रोकर के पास ये ऑप्शन अवेलेबल था या ब्रोकर इस कैपेसिटी में थे कि अपने क्लाइंट की ट्रेडिंग भी करें और सेटलमेंट भी करें। उस वक्त वो ऑप्शन अवेलेबल किया गया कि जो क्लाइंट चाहते हैं कि वो अपनी कैश और सिक्योरिटी दोनों थर्ड पार्टी के पास या CDC के पास रखवाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन अवेलेबल था। और मैं इस बात से जो हम्बली एग्री नहीं करता कि ये कामयाब नहीं हुआ या इस पर डिले हुआ। आपने देखा होगा कि इस सिस्टम के अंदर अपनी डेप्थ थी, जब भी रोशन डिजिटल अकाउंट के बाद SCCP और स्टेट बैंक ने ये मैंडेट CDC को दिया फॉर दी जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो अपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को यूज़ करें, तो DSS का मॉडल यूज़ किया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7,500 से ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं और मोर देन 5 बिलियन रुपीज़ की सेटलमेंट और कस्टडी इसके अंदर DSS के अंदर अवेलेबल है। तो DSS की अपनी डेप्थ है, इसकी पजीराई का तो कोई इशू नहीं था, एक प्रोडक्ट अवेलेबल थी। और आपने देखा कि अब ये RD आने के बाद इस प्रोडक्ट की आपको मैच्योरिटी का अंदाज़ा हुआ कि जो एंड टू एंड जितनी स्टॉक मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट है फॉर द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थ्रू द RDA इज थ्रू द DSS, जो मैंने कहा कि 7,000 अकाउंट और 5 अरब से ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी हो चुकी है। लेकिन ठीक कहा बदी ने कि एवरी इनिशिएटिव टेक्स अ वाइल। DSS के लिए ही सेड कि दैट्स अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव। आई वुड रादर डिसएग्री विथ हिम। $12 बिलियन में से 5 अरब RDA में आए हैं, वी स्टिल वेलकम दैट। बट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, पहले ज़रा सुनते हैं कि RDA, हाउ डज PSX एंड CDC get overwhelmed by the interest of the Pakistanis abroad in terms of this RDA?
देखिए रोशन डिजिटल अकाउंटेंटली सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ज़बरदस्त सा इनिशिएटिव थ्रू द स्टेट बैंक। आप मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि जब भी पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी या फॉरेनर्स काम करने आते थे उनके लिए एक कम्बरसम प्रोसेस था थ्रू द साकरा अकाउंट। इज़ ऑलमोस्ट हार्ड नट टू क्रैक वाली बात है कि आप साकरा अकाउंट खोलें, फिर अपनी रेमिटेंसेस के अंदर देर आर नंबर ऑफ रिकन्सिलेशन रिक्वायरमेंट आर देयर। तो लोग थोड़ा सा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो चाहते हुए भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो थोड़ा शाये हुए थे इस कम्बरसम प्रोसेस की वजह से। तो स्टेट बैंक ने इसे एक हिस्टोरिकल एक रेगुलेटरी रिजीम लेके आए, उसके बेसिस के ऊपर तमाम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सामने रखते हुए उन्होंने बहुत ही मिनिमाइज और बहुत ही सहूलत के साथ एक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया, जिसके ज़रिए जब आप अपना किसी बैंक के साथ रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लेते हैं तो जो ये आपको याद होगा कि ये हम डे वन से बहुत अरसे से कहते थे कि जो अकाउंट अगर बैंक में ओपन हो गया है तो उसी की डिटेल के साथ स्टॉक मार्केट का अकाउंट भी ओपन हो जाना चाहिए। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर उसी कॉन्सेप्ट को कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। आपने जैसे ही अपना अकाउंट किसी बैंक पाकिस्तानी बैंक के साथ बाहर खोला, आपके जितने कवायफ उसके अंदर मौजूद थे वो कवायफ स्टेट बैंक ने मैंडेट दिया सीडीसी को, वो कवायफ आप सीडीसी के साथ शेयर करें आपकी कंसेंट के साथ। यानी जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक में अकाउंट खोलता है या यूबीएल या एचबीएल में या वॉटेवर जो बैंक्स हैं, उसके बाद जब उसके अकाउंट खुल गया रोशन डिजिटल अकाउंट में तो वो अपनी कंसेंट के साथ अपनी डिटेल्स को सीडीसी के साथ शेयर करेगा और वहीं पे वो ये भी कंसेंट देगा वो किस ब्रोकर के साथ काम करना चाहता है। तो वो अपना कंसेंट भी ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। जब उसने दोनों कंसेंट दे दिए तो उसका ऑटोमेटिकली उसका सीडीसी में अकाउंट खुल गया, उसका ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया और एनसीसीपीएल में उसका यूआईएन जनरेट हो गया। तो वन विंडो सोल्यूशन के तौर पे उसका अकाउंट सीडीसी एनसीपीएल स्टॉक्स में खुल गया और वो स्टॉक मार्केट में अपने पसंद के ब्रोकर के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर ले। और वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी जो सेटलमेंट है, उसके जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सीडीसी कर रहा है थ्रू डीएसएस। तो ये एक वन विंडो सोल्यूशन के तौर पे आया और इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से और मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से भी कि जो सीडीसी ने डीएसएस की सर्विसेज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल की हैं ताकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को फ़रोग मिल सके। ये बातें तो सब ठीक है बदी, बट मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव है फेल्ड बिकॉज ऑफ द टैरिफ। तो इसके अंदर क्या थॉट्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट आर योर प्लान्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आई एम प्राउड टू से दैट कि सीडीसी इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपिटल मार्केट और इन द फाइनेंशियल सेक्टर जिसने जो है टैरिफ रिडक्शन के ऊपर कम्प्रीहेंसिव काम किया। फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द 1997 से ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त से लेके अब तक मुख्तलिफ जो मत के अंदर जो हमने टैरिफ रिडक्शन की, मोर देन 90% हमने टैरिफ रिडक्शन की। और पिछले 3 सालों के अंदर तो आपने देखा होगा कि हमने म्यूचुअल फंड को मोर देन 60 और 65% हमने टैरिफ रिडक्शन का बेनिफिट दिया, कस्टडी के अंदर 30 to 40% का रिडक्शन दिया, ट्रांजैक्शन चार्जेस के अंदर अराउंड 35% का हमने उसमें रिडक्शन दिया। तो ओवरऑल अभी हमने एक एनालिसिस किया था लास्ट 3 सालों में हमने जो मार्केट को बेनिफिट दिया इन टर्म्स ऑफ द टैरिफ रिडक्शन इज अराउंड मोर देन 500 मिलियन रुपीज़ का हमने स्ट्रेट बेनिफिट दिया क्यूमुलेटिव इन दी लास्ट 3 ईयर्स। तो सीडीसी इज़ ऑलवेज बिलीव कि जितना ज़्यादा आप मार्केट को सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मार्केट में सरमायाकारी आएगी और सरमायाकारी आने के बाद ही वो तमाम वो बेनिफिट हैं जो पूरी कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग ब्रोकर्स, सीडीसी, स्टॉक एक्सचेंज, एनसीसीपीएल और तमाम स्टेक होल्डर्स को इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ज़रूर पहुंचता है। और मुल्क की इकोनॉमी के अंदर भी इसका एक अपना रोल है। थ्रू कैपिटल गेन टैक्स अब जितना काम किया जाता है तो सरकार को भी इस सरमायाकारी से एक बेनिफिट उसकी तरफ भी आता है। बिल्कुल ठीक है बदी, ज़रा सीडीसी के बारे में बताएं कि गोइंग फॉरवर्ड यू आर एन आईटी कंपनी, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर भी बन गए आप। So going forward, what are your plans? How about diversification, further diversification? जी सीडीसी ने ओवर द पीरियड अपनी जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया और अगेन सीडीसी की अपनी एक स्ट्रेटजी है कि बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर हमेशा फोकस रखता है। तो सीडीसी ने जो ट्रस्टीशिप और कस्टोडियलशिप का काम शुरू किया, आप उस एतमाद को देखें कि आज अराउंड मोर देन 98% जो म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी जो है वो सीडीसी है और उस वक्त जो हमारे पास साइज़ ऑफ द म्यूचुअल फंड्स है मोर देन $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। तो जब हमने काफ़ी इससे मेच्योरिटी पे काम किया और 98% मार्केट कैप्चर की, उसके बाद हमने देखा कि हम एक स्टेप आगे जाएँ और इसके अंदर हम जो है एक दुनिया भर में जो एक फाइनेंशियल मार्केट या हब का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको डिजिटली आएँ
और आने के बाद अपनी म्यूचुअल फंड की पेमेंट, परचेज, सेल आप थ्रू एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से कर सकें। तो हमने अभी रिसेंटली इमलाक के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने स्टार्ट किया है कि वेयर बाई, और उसके अंदर भी थैंक द मुफाब और तमाम AMC जिन्होंने इसको वॉलंटरली इसको ज्वाइन किया, और थैंक्स टू SECP एज वेल कि SECP के रेलेवेंट कमिश्नर और चेयरमैन ने इसके ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट के साथ इस पर काम किया। और आज इमलाक फाइनेंशियल्स के नाम से एक जो प्रोडक्ट है जो कि अभी बहुत ही इन्फेंसी स्टेज में है, और इसके अंदर अभी हम सहूलत अकाउंट के ऊपर हमने काम किया, और वेरी सून इसके जो दूसरे अपर लेवल के जो अकाउंट है इसके ऊपर भी इसका काम शुरू हो जाएगा। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपको किसी म्यूचुअल फंड के पास डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी यूज़र ID पासवर्ड के साथ इस इमलाक फाइनेंशियल के अंदर लॉगिन हो और अपने पसंद के म्यूचुअल फंड के ऊपर जो उसके रेट और रिटर्न वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे उसकी यूनिट परचेज करें, और एनी टाइम आप फंड टू फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप एनी टाइम आप स्विच कर सकते हैं AMC टू AMC भी। और जैसे एग्जैक्टली ये रेप्लिका है जो दुनिया भर में एज ए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें अपने घर में बैठ के, अपने मोबाइल पे बैठ के, जो कि आजकल मिलेनियल का स्टाइल है कि वो उनको किसी के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। एज ए वन विंडो सोल्यूशन वो अपने मोबाइल के ज़रिए और अपने वेब ब्राउज़र के ज़रिए म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। बातचीत का सिलसिला बदी के साथ यहीं से शुरू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back, Nazreen. Nazreen, there are a number of things that CDC keep on doing. Registrar services is one of them. People have this view कि इसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है CDC के अपने कंसर्न के साथ। तो बदी हम चाहेंगे कि आप ज़रा एड्रेस करें इस बातचीत को और बताएं कि CDC ने इस इशू को कैसे हैंडल किया। जैसा आपको CDC ने जो अपनी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया, इसके अंदर CDC ने अपने कुछ बिजनेसेस को अपने मैंडेट के साथ दूसरे कामों के अंदर भी अपने आप को एंगेज किया, जिसमें शेयर रजिस्ट्रार का एक बड़ा हमारा काम है जिसको हमने सेपरेट सब्सिडी के ज़रिए किया, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर द नंबर 1 शेयर रजिस्ट्रार इन द मार्केट। और उसका एज यही है कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, हमने तमाम सिस्टम्स को एंड टू एंड उसको इंटीग्रेट किया तमाम सिस्टम के साथ। तो वी आर राइट नाउ प्रोवाइडिंग मोर देन 200 कंपनीज़ के हम शेयर रजिस्ट्रार हैं, इंक्लूडिंग लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज़ के साथ जी। और इसी शेयर रजिस्ट्रार के प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमने जो है ना, जब ये डिजिटल दौर के अंदर हमने बहुत सारे ई सोल्यूशन पे काम किया। ई सोल्यूशन से मतलब हमने जो है ई वोटिंग का हमने सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, कोविड के दौरान हमने ई मीटिंग का सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया, और हमारा जो फ्लैगशिप है प्रोग्राम IPO का हमने काम शुरू किया। आपको पता है कि लास्ट जितने अब तक जितने IPOs आ चुके हैं, CDC का जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इट इज़ वेरी वार्म वेलकम बाय ऑल द पार्टिसिपेंट और ऑल द इन्वेस्टर्स। उन्हें CDC के EIP को यूज़ किया, और लीड रोल हमेशा EIPO का इन तमाम IPOs में रहा है। इसके साथ साथ हमारी IT माइंड्स एक हमारी एक और सब्सिडी 100% ओन्ड सब्सिडी, उसके अंदर हमने बैक ऑफिस अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर काम किया कि फ़ंड अकाउंटिंग के ऊपर वो म्यूचुअल फंड्स या वो AMCs जो अपनी बैक ऑफिस अकाउंटिंग को आउटसोर्स करना चाहती हैं, तो CDC ने उनके लिए एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। और राइट नाउ वी हैव 2 to 3 AMCs, उनके अपने मोर देन 80 बिलियन और 60 बिलियन के फंड्स हैं जो CDC उनके बैक ऑफिस अकाउंटिंग में उनको मेंटेन कर। बदी, आपने आधे दर्जन से ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं जो कि CDC कर रहा है, बट मार्केट का जो बुनियादी इशू है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इस सिलसिले में भी CDC ने कुछ किया है? CDC का कोई किरदार है? अगेन आई एम प्राउड टू से दैट कि CDC इज़ द ओनली कंपनी इन कैपिटल मार्केट जिसने ट्रू सेंस के अंदर अपना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया है फॉर ऑल द बिजनेस प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर के ऊपर। और ये कोसो बेस जो कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल की बेस के ऊपर CDC ने एंड टू एंड अपना ERM फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे तमाम सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन, तमाम जो रिस्क रजिस्टर, और इन रिस्क रजिस्टर की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर ईच एंड एवरी आस्पेक्ट प्रोसीजर इन बिजनेस लॉजिक्स वहाँ पे हमने उसको डॉक्यूमेंट की है, उसका रिस्क वहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है, उसके मिटिगेटिंग फैक्टर्स हमने डॉक्यूमेंट किए हैं, और उसके बाद उसका जो रेजिडुअल रिस्क है उसको डॉक्यूमेंट करके बोर्ड से अप्रूव करा के रखा हुआ है। और कंटिन्यूस इसकी मॉनिटरिंग है। एक डेडिकेटेड टीम है
जो पूरा दिन और पूरे हफ्ता जो है उस रिस्क रजिस्टर की मॉनिटरिंग पे है। जो रिस्क जो भी अराइज होता है उस रिस्क को मैप किया जाता है उस रजिस्टर के साथ, उसके मिटिगेटिंग कंट्रोल के साथ, और उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो दिस इज अगेन, क्योंकि यू नो कि द साइज ऑफ द डेटाबेस राइट नाउ द CDC हैज इज मोर देन अ 5 ट्रिलियन रुपीज विच इज इक्विवेलेंट टू 34 या 40 बिलियन US$, और साइज ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स वी हैव इज अबाउट द मोर देन $1 ट्रिलियन। तो हमने इस रिस्क को देखते हुए और प्रीएम्प्ट करते हुए हमने ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया, हमने तमाम बिजनेस प्रोसेसेस को बिल्कुल रिलीजियसली हमने उसके रिस्क को डॉक्यूमेंट किया, और उसके रिस्क की मॉनिटरिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड टीम भी काम कर रही है। Nazreen, out of so many things we have come across this information कि जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है वो ट्रेडिंग ओनली मेंबर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वो डीफोकस हो जाए उन सारी एक्टिविटीज़ से जो कैपिटल इंटेंसिव हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव हैं, एंड दोज ट्रेड ओनली मेंबर्स शुड ओनली फोकस ओवर द क्लाइंट डेवलपमेंट, नए सरमायाकारों को मार्केट में लाने के ऊपर काम करें, एडवाइज़री के ऊपर काम करें, और जो ये हेडेक है कि बिज़नेस क्लियर कैसे होगा, कस्टडी की वजह से कल उनको नए चैलेंजेस तो नहीं दरपेश होंगे, नए किस्म के ऑडिट्स का तो नहीं सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। इफ़ यू लुक एट द मॉडल हॉलिस्टिकली, तो ये मॉडल बहुत पहले से ऑपरेशनल है, मौजूद है, बट सम हाउ लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, इसको अटेंड नहीं किया हुआ था, इस पर अट्यून नहीं हुए हुए थे। IE/NSS DSS आज भी मौजूद था। अगर कोई ब्रोकर चाहता इस हेडेक से बचने के लिए तो वो इस इंफॉर्मेशन को छुपाता नहीं, डिस्करेज नहीं करता, या ख़ास प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को काइंड ऑफ इनकार ना किया जाता इस चीज़ का कि DSS में अपनी कैश भी रखें, DSS में अपनी सिक्योरिटीज़ भी रखें, हमें सिर्फ ऑर्डर दें, हमारा काम सिर्फ ट्रेडिंग से है। तो इनफैक्ट अगर ब्रोकर चाहते तो आज से पहले भी ये ट्रेडिंग ओनली मॉडल के ऊपर जा सकते थे। बट बहरहाल हमारे यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं या जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं या जो इंटरमीडियरीज़ होते हैं, पाकिस्तान लगता है उन्हीं के लिए बना है, और इसीलिए पाकिस्तान में इस तरह की कवानीन साजी जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो पाती कि जिससे जो सर्विस टेकर है उसके मफादात प्रोटेक्टेड हों, उसको कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में अच्छी सर्विसेज मिल सके। So as a lender of last resort, what the lending agencies have done through the Securities and Exchange Commission is this कि अब तो कानूनी तौर पर ट्रेडिंग ओनली ब्रोकर्स गो के सिर्फ 33 हैं आज के तारीख़ में का। मेरे हिसाब से तो अगर ठीक से रूल मेकिंग होती, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को सही से बनाया जाता तो आपके पास ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स 25 से ज़्यादा कि हमारी कहना नहीं चाहिए, हमारी शायद औकात नहीं है। सो बहरहाल whatsoever has happened, we are here to welcome this development। अब यह है कि एज अ मैटर ऑफ लॉ जो कस्टडी है वो ट्रेडिंग ओनली ब्रोकर्स के पास नहीं रहेगी। देयर फोकस शुड ओनली बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइंटल एंड ट्रेडिंग ओनली, विच इज़ गुड फॉर द मार्केट। आखिर में बदी से हम चाहेंगे कि वो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दें गोइंग फॉरवर्ड इस इनिशिएटिव के ऊपर। थैंक यू वेरी मच आनी, थैंक यू। आई एम श्योर कि दिस जो हमारा मेन टॉपिक था आज का प्रोफेशनल क्लियर मेंबर, वी इनकरेज कि लोग इसको ऑप्ट करें। न्यू एंट्रेंट जो है बिला खौफ ख़तर मार्केट में आएँ, अपने टैग होल्डर के लाइसेंस लें और सुकून के साथ अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करें। उसके बाद का जितना उनका काम है वो प्रोफेशनल क्लियर मेंबर को दें और अपनी कंप्लायंसेज और उसकी तमाम चीज़ों से आज़ाद होकर सुकून के साथ काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम बदी। नाज़रीन, अब हमने देखा कि आज के प्रोग्राम में वी ट्राइड कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर एंड वी अंडरस्टूड कि जो ट्रेडिंग ओनली मेंबर्स हैं वो अपना क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम जो है वो अब CDC को आउटसोर्स कर सकेंगे। वी सॉ कि देयर इज़ एन आइडिया इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग मेंबर कि यू कैन बिकम अ मेंबर जो कि सिर्फ अपने काम को क्लियर कर सके, एंड अ मेंबर who could do the clearing of the others as well। There could be some members कि जो बड़े ब्रोकर्स के पास जाके अपना बिज़नेस क्लियर करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग CDC के पास जाएं, मगर आज की तारीख़ में फैक्ट ये है कि दैट CDC is the only professional clearing members, so trading only members got to go to the CDC
for having their business cleared. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।